तो ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ के कल्टीवेटर सोल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते उन्हें अपना पेट्स बना लेते हैं ताकि वो इनका इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन को और ज्यादा ताकतवर कर सके। हमारा हीरो मुयान भी इसी दुनिया से बिलोंग करता था, जहाँ एक दिन गलती से मुयान को एक गॉड लेवल का लिटिल मूनलाइट फॉक्स मिल गया। वो नहीं जानता कि ये मूनलाइट फॉक्स कितना ज्यादा खास है, क्योंकि इस मूनलाइट फॉक्स में एक 9-tailed डीमन फॉक्स के गॉड लेवल का ब्लड था, जो कि आने वाले फ्यूचर में इसे और भी ज्यादा ताकतवर कर देगा। तो चलो फिर और ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत आज से कुछ सालों पहले हुई, जहाँ पर एक स्काई ब्लू ड्रैगन ने दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर बीस्ट के अंडे को चुरा लिया था। उसे पकड़ने के कई सारे लोग कोशिश भी करते हैं। वो सबके सब इस दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर थे, जिनका अकेले ही ये स्काई ब्लू ड्रैगन मुकाबला कर रहा था। लेकिन कई देर तक खुद को लगातार बचाने के बाद अचानक हम देखते हैं कि उन कल्टीवेटर्स ने मिलकर एक थंडर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए स्काई ब्लू ड्रैगन पर अटैक कर दिया था, जिससे टकराकर वो नीचे मौजूद एक आइलैंड पर गिर जाता है। स्काई ब्लू ड्रैगन के पास ये एबिलिटी थी कि वो खुद को किसी भी दूसरे क्रीचर में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ इस वक्त वो एक सिल्क वर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर ना तो स्काई ब्लू ड्रैगन को पकड़ पाए ना उस अंडे को ढूंढ पाए। ये कहानी इसी तरह से इतिहास में गुम होकर रह गई। इसके बाद हम लोगों को कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांग फैमिली ने चू फैमिली पर अटैक कर दिया था। चू फैमिली ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। हमारा हीरो मुयान यहाँ पर अपनी फैमिली को बर्बाद होता हुआ देखकर अपने दोस्तों के साथ फौरन जंगल की तरफ भाग गया, क्योंकि मुयान ये बात अच्छे से जानता था कि इस वक्त वो इतना जरा पावरफुल नहीं कि वो अपने इन दुश्मनों को हरा सके। लेकिन दूसरी तरफ यांग फैमिली भी उसका या फिर उसके साथियों का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो लोग यहाँ पर अपने सोल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके मुयान के सारे साथियों को जान से मार डालते हैं। मुयान और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जहाँ पर सबसे पहले तो यांग फैमिली का यांग जाइडी यहाँ पर मुयान से कहता है कि मुयान, तुम्हारे फादर और तुम्हारे अंकल को तो ऑलरेडी हमने जान से मार डाला, अब तुम भी बिला वजह झटपटाना बंद करो, क्योंकि आज के बाद चू फैमिली का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं होगा। चू फैमिली पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। मुझे इनको तो यहाँ पर यंग जाइडी की बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम पीछे मिस्टर काउ को देखते हैं, जो कि खुद तो एक डीमन पैलेस का मेंबर था, लेकिन इस वक्त उसने यंग फैमिली के साथ हाथ मिला लिया है ताकि वो चू फैमिली को बर्बाद कर दे। वो भी यहाँ पर मुयान को यही कह रहा था कि तुम तो काफी जरा कमजोर निकले, अभी तक तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि तुम्हारे पास एक सोल पेट आ जाए। लेकिन देखो तो सही, तुमने हम सब लोगों को इतना जरा थका दिया, हम सबको तुम्हें फॉलो करना पड़ा ताकि हम तुम्हें यहाँ जंगल में आकर घेर सके। मुयान उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक हम यहाँ पर देखते हैं कि यांग फैमिली के एक कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर से व्हाइट नाइटमेयर बाहर की तरफ निकल आया, जो कि उस कल्टीवेटर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो आसपास मौजूद हर एक कल्टीवेटर पर हमला करते हुए उनकी भी सोल को एब्सॉर्ब कर रहा था। दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ पहले से ही आसान कर देता हूँ। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कई तरह के सोल पेट्स होते हैं। अगर हम लोग नाइटमेयर्स को गिने तो वो भी सोल पेट्स में ही आते हैं, लेकिन उन्हें इविल सोल पेट्स कहा जाता है। साथ ही साथ ये नाइटमेयर्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है व्हाइट नाइटमेयर, एक होता है ग्रीन नाइटमेयर और एक होता है ब्लू नाइटमेयर। इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता है व्हाइट नाइटमेयर, जो कि इस वक्त यहाँ पर समन हो गया और सब लोगों पर अटैक कर रहा है। इन नाइटमेयर्स की भूख तो कभी भी खत्म नहीं होती। ये कल्टीवेटर्स के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी बॉडी से पावर एब्सॉर्ब करते रहते हैं। जब तक वो कल्टीवेटर इन लोगों को पावर देगा तब तक ये उसे जिंदा रखेंगे, लेकिन अगर उन कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन एनर्जी कम पड़ गई तो ये फौरन से उस पर हमला करते उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से नाइटमेयर्स को कोई भी अपनी बॉडी में पालना नहीं चाहता, पर इसकी एक खासियत भी है जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को तो नहीं मालूम, लेकिन जो इस दुनिया के पावरफुल कल्टीवेटर है वो जानते हैं कि ये नाइटमेयर कितने जरा खास भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी वॉरियर सोल मास्टर लेवल में पहुंच गया तब वो कल्टीवेटर आसानी के साथ इन नाइटमेयर्स को भी अपने सोल पेट्स की तरह ट्रेन कर सकता है। अब चलो वापस से कहानी में आते हैं, जहाँ पर वो व्हाइट नाइटमेयर अपने सामने आने वाले हर एक कल्टीवेटर पर हमला करते उनकी सोल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। पर तभी अचानक वहाँ पर डीमन पैलेस का मास्टर जिया आ गया, जो कि एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस व्हाइट नाइटमेयर को कैद कर लेता है। मिस्टर गाव तो यहाँ पर मास्टर जिया को देखकर फौरन उनके सामने झुक गया और वो कहता है कि मास्टर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मास्टर जिया जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस व्हाइट नाइटमेयर की एनर्जी ने यहाँ पर खींच लिया, ये मेरे लिए काफी जरा खास है। पर अफसोस की बात यह है कि इस व्हाइट नाइटमेयर को इतनी ज्यादा सोल पावर नहीं मिली जिससे ये ताकतवर हो सके। मुझे अभी से और ज्यादा ताकतवर करना होगा। जो कहते हुए मास्टर जियान ने उस व्हाइट नाइटमेयर को दोबारा से आजाद कर दिया। वो अपने सामने आने वाले दोबारा से कुछ कल्टीवेटर्स की सोल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर चुका। साथ ही साथ वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ मुयान पर भी हमला कर देता है। मुयान तो पहले से ही काफी जरा गुस्से में था, जो कि चिल्लाते हुए अपनी सोल पावर एक्टिवेट करके कहता है कि कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते साथ ही वो सीधे जाकर व्हाइट नाइटमेयर से भिड़ जाता है। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। सबसे ज्यादा हैरान
पहचानगी तो मास्टर जिया को हो रही थी, क्योंकि कोई भी इतना जरा हिम्मत नहीं रखता कि वो व्हाइट नाइटमेयर से सीधा जाकर भिड़ जाए। उन्हें मुयान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जबकि उसकी सोल पावर भी कमाल की थी। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जिया ने यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट नाइटमेयर को मुयान की बॉडी में ही समा दिया। वो चाहते थे कि व्हाइट नाइटमेयर मुयान की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए खुद को ताकतवर कर ले, बाद में वो इस व्हाइट नाइटमेयर को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसी सोच की वजह से मास्टर जिया ने मिस्टर काउ से कहा कि इस लड़की को नाइटमेयर आइसलैंड ले जाओ और इसे तब तक वहाँ पर जिंदा रखो जब तक ये खुद मर नहीं जाता। एक बार ये लड़का मर जाए उसके बाद व्हाइट नाइटमेयर मेरे पास ले आना। ऐसे हुक्म देने के बाद मास्टर जिया तो वहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ पर यंग जाइडी को काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो मिस्टर काउ से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चू फैमिली का आखिरी वारिस है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। जिस पर मिस्टर काउ कहता है कि फिक्र मत करो, व्हाइट नाइटमेयर को कंट्रोल करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि ये उसे कंट्रोल कर सके, इसलिए ये जल्दी मारा जाएगा। जो सब कहने के बाद मिस्टर काउ मुयान को लेकर नाइटमेयर आइसलैंड ले आते हैं, जहाँ पर और भी कई सारे बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था। ये डीमन पैलेस का एक ऐसा आइलैंड था जिसे मिस्टर काउ हैंडल करता है। यहाँ पर दुनिया भर से बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था, ताकि ये लोग उनका सोल पैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा कर उन्हें ताकतवर कर सके, और इनमें से जो भी ताकतवर डिसाइपल होगा ये उन्हें अपने डीमन पैलेस में शामिल कर लेंगे। फिलहाल तो इन लोगों ने दुनिया भर से कई सारे मासूम बच्चों को किडनैप करके यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था, जिनमें से मुयान भी एक है, और मिस्टर काउ यहाँ पर खून की होली खेलने वाले थे। बेशक वो जानते थे कि ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो मैड वुल्फ्स का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से इन्हें घिरवा लेता है। इन मैड वुल्फ्स के सामने जो भी बच्चा है इनमें कोई रहम नहीं, ये अपने सामने आने वाले हर एक इंसान की यूं ही जान लेते जा रहे थे। मिस्टर काउ को तो ये सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ नीचे मुयान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि इस वक्त उसकी फाइटिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं कि वो किसी सोल बीस्ट के साथ फाइट कर सके। तभी अचानक वहाँ पर एक मोटू सा लड़का जिसका नाम जाओ शेंगवू था, वो खुद को बचाने के लिए यहाँ मुयान और एक लड़की को पकड़कर फौरन उन बीस्ट के सामने फेंक चुका, जो देखकर मिस्टर काउ तो काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें इस मोटू की बेरहमी काफी पसंद आई। वो सोचे थे कि ये बड़ा होकर एक अच्छा कल्टिवेटर बन सकता है। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि मैड वुल्फ ने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मुयान पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे मुयान साइड पर हटते हुए डॉज कर लेता है। मुयान ने चूंकि वो अटैक डॉज कर लिया था, इसलिए मैड वुल्फ सामने आने वाली उस लड़की टेंग यू पर हमला करने वाले थे। मुयान जंप करते हुए फौरन उसे भी साइड पर हटाते हुए बचा लेता है। वो लड़की तो मुयान का शुक्रिया अदा कर रही थी, लेकिन मुयान जवाब देते हुए कहता है कि अभी तक ये जंग खत्म नहीं हुई, ये मैड वुल्फ्स काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें अपनी नजरें इन लोगों से नहीं हटानी होगी। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस मैड वुल्फ ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ कुछ स्लैश का इस्तेमाल करते हुए अपने पंजों से मुयान पर हमला कर दिया, जिन्हें डॉज करने की मुयान अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो एक बीस्ट था इसलिए वो तेजी के साथ हमला करते हुए मुयान को हिट कर चुका। मुयान इस हमले की वजह से इंजर्ड भी हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो मैड वुल्फ यहाँ मुयान की जान ले पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि वक्त खत्म हो गया और इस खून की होली को वहीं पर रोक दिया गया था, जो देखकर मिस्टर काउ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने सर्वेंट से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुमने ये रोक क्यों दिया, जिस पर सर्वेंट डर के मारे जवाब देते हुए कहता है कि आधे से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और रूल के हिसाब से हमें आधे बच्चों को जिंदा रखना होगा, जिस पर तो मिस्टर काउ के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपने सामने मौजूद उन जिंदा बच्चों से कहते हैं कि मुबारक हो, तुम लोगों ने ये कंपटीशन सरवाइव कर लिया, इसलिए अब तुम लोगों को इजाजत है कि तुम लोग इस पूरे के पूरे आइलैंड में जिंदा फ्रीली घूम सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त है, तुम लोगों के पास है सिर्फ 3 महीने। इन 3 महीनों में तुम लोगों को अपने लिए कुछ सोल पैड्स ढूंढने होंगे, जिन्हें ट्रेन करके तुम्हें ताकतवर करना होगा, क्योंकि 3 महीनों बाद यहाँ पर एक बार फिर से इसी तरह का कंपटीशन होगा। तब तुम में से सिर्फ 10 लोग ही यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे, उसके अलावा बाकी के सब मारे जाएंगे। ये सब कहते हुए मिस्टर काउ मन ही मन में खुश हो रहे थे और वो कहते हैं कि मुयान तुम्हारे पास जीने के लिए बस सिर्फ कुछ दिन ही है। दूसरी तरफ मुयान यहाँ इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद अपनी फैमिली के आखिरी निशानी को उठाने के लिए जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंगमू ने उस पर अपना पैर रख दिया और वो यहाँ मुयान पर हंसते हुए कहते हैं कि देखो तो सही, ये तो चू फैमिली का मुयान है, तुम तो काफी ज्यादा नोबल फैमिली से थे, लेकिन देखो तो सही अब तुम भी हमारी तरह यहाँ पर आ चुके हो। जरा बचकर, ऐसा ना हो कि तुम किसी बात पर मुझे गुस्सा दिला दो और मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े। ऐसी बातें कहते हुए मोटू शेंगमू यहाँ मुयान पर हंसते हुए वहाँ से चला गया, जबकि मुयान उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि वो अपना पेडेंट उठाकर वापस से अपने रूम में आ चुका, जहाँ वो अपनी आज की फाइट में मिले हुए जख्मों पर मलहम पट्टी लगा ही रहा था, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वही लड़की टेंग्यू भी वहाँ पर आ गई, जो कि मुयान से कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंग्यू ने वो मरहम पट्टी मुयान के जख्मों पर लगा दी थी। साथ ही साथ वो मुयान का शुक्रिया भी अदा करती है, क्योंकि मुयान ने आज उसकी जान बचा ली, जिस पर मुयान
मुयान जवाब देते हुए कहता है कि अभी तक तुम्हारी जान बचे नहीं, इतनी जल्दी खुश मत हो क्योंकि ये नाइटमेयर आइलैंड है, यहाँ पर मौत का कोई पता नहीं चलता। टेंगियो तो ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और मुयान को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जबकि दूसरी तरफ मुयान यहाँ बिना वक्त जाया करते हुए फौरन अपना डैगर लेकर रात के अंधेरे में ही बाहर की तरफ रवाना हो गया ताकि वो जल्द से जल्द अपने लिए एक सोल पैड ढूंढ सके। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयान एक सोल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सोल पैड बनाने की कोशिश कर रहा था। पहले दिन मुयान को यहाँ पर अपने सामने एक रेड कलर की फॉक्स देखती है जो कि मुयान का सोल क्रिस्टल खाकर वहाँ से भाग गई। मुयान उस फॉक्स को नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वो काफी जरा कमजोर है, बल्कि वो कहता है कि यार मेरा सोल क्रिस्टल बेवजह जाया हो गया। पर साथ ही साथ मुयान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उस रेड कलर के फॉक्स के माथे पर एक मून का निशान कैसे था। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मुयान एक बार फिर से चारा बिछाकर दोबारा से दरख्त के ऊपर चढ़ गया था जहाँ पर वो अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। साथ ही साथ उसे भूख लग गई थी तो वो कुछ खा भी रहा था। तभी अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एक सिल्क वर्म था। जो सिल्क वर्म तो मुयान को भूखा लगा, इसलिए मुयान अपना थोड़ा सा खाना उस सिल्क वर्म को भी खिलाने के लिए पेश कर देता है। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि आखिर ये सिल्क वर्म कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकता है। मुयान को तो अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं, वो तो उसे क्यूट समझकर बस अपने पास रख लेता है। इसके बाद तभी अचानक मुयान को नीचे की तरफ एक बीस्ट दिखाई दिया जो कि लेवल 9 का बीस्ट था। लेकिन मुयान जानता था कि वो इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, इसलिए इसे पकड़ने का भी कोई फायदा नहीं। यहाँ उस पावरफुल बीस्ट के जाने के बाद मुयान जब थोड़ा सा निराश हो चुका था तभी अचानक उसके सामने एक ब्लू कलर की स्टार फॉक्स आ जाती है जो कि मुयान की बिछाए हुए चारे की तरफ फौरन से बढ़ती उसे खा चुकी। मुयान को ये देखकर काफी ज्यादा अफसोस हुआ क्योंकि वो भी सिर्फ एक लेवल 2 की बीस्ट है। मुयान उसे अपना सोल क्रिस्टल छीनना चाहता था लेकिन तब तक वो फॉक्स वहाँ से भाग गई, यानी कि मुयान का बिछाया हुआ चारा एक बार फिर से जाया हो गया। बेचारे मुयान को तो काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि ये दूसरी दफा है कि एक फॉक्स उसका खाना चुरा कर भाग रही है। अब ये काम तो यूं रोज होने लगा। इसके बाद नेक्स्ट कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मुयान एक बार फिर से अपना चारा बिछा कर बैठा हुआ था ताकि वो किसी सोल बीस्ट को पकड़ ले। तभी अचानक वहाँ पर एक क्यूट सी मूनलाइट फॉक्स आ जाती है जो कि मुयान के बिछाए हुए चारे को आकर खा गई। मुयान ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इन फॉक्स को मसला क्या है, ये हर बार मेरा ही चारा क्यों खाने आते हैं। साथ ही साथ वो याद करते हुए कहता है कि वैसे इन सब फॉक्स में एक बात तो कॉमन थी, इन सब लोगों के माथे पर एक चांद का निशान बना हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किस्मत ही चाहती है कि मैं इस फॉक्स को अपना सोल पैड बनाऊं। ये कहने के बाद आखिरकार मुयान ने अपना ट्रैप एक्टिवेट कर दिया जो कि एक विंड टोर्नेडो था। वो तेजी के साथ यहाँ पर उस फॉक्स को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो मूनलाइट फॉक्स भी कोई आम फॉक्स नहीं थी बल्कि वो उस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी जिसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो रही है। मुयान भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक 3rd लेवल की बीस्ट के लिए बिछाया हुआ ट्रैप था, आखिर तुम इसे कैसे बाहर निकल सकते हो क्योंकि तुम मुझे इतने ज्यादा ताकतवर तो नहीं लगते। दूसरी तरफ वो मूनलाइट फॉक्स यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने ही वाला था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मुयान का वो सिल्क वर्म अपने सिल्क का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मूनलाइट फॉक्स को जकड़ चुका जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती। मुयान भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि मेरे नन्हे दोस्त, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें सिल्क फेंकने भी आता है। साथ ही साथ मुयान जब यहाँ नीचे मौजूद लिटिल मूनलाइट फॉक्स के पास आया तो वो पहले तो मुयान से डर रही थी। मुयान भी उसे आराम से देखते हुए समझ जाता है कि इसे तो चोट लगी है और वो ये भी समझ गया था कि ये मूनलाइट फॉक्स तो एक म्यूटेटेड फॉक्स है। म्यूटेटेड बीस्ट असल में ऐसे बीस्ट होते हैं जो कि लो लेवल से खुद को हाई लेवल में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। इस तरह की म्यूटेटेड बीस्ट मिलना काफी जरा रेयर है क्योंकि हम जानते हैं कि मूनलाइट फॉक्स पहले एक नॉर्मल फॉक्स थी जो कि रेड कलर में थी। उसके बाद जब उसने सोल क्रिस्टल खाया तो ये खुद को ब्लू स्टार फॉक्स में कन्वर्ट कर चुकी है और अब ये मूनलाइट फॉक्स में बदल चुकी है। ये सब जानकर तो मुयान को काफी जरा अच्छा लगा और उसे एक उम्मीद भी मिल गई कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये फॉक्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसलिए मुयान फैसला कर लेता है कि वो इस लिटिल मूनलाइट फॉक्स को अपना सोल पैड बनाएगा। पर इसके लिए उसने जैसे ही परमिशन एक्टिवेट की दूसरी तरफ मूनलाइट फॉक्स काफी ज्यादा झटपटा रही थी। वो मुयान पर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी जिस पर मुयान उसे शांत कराते हुए कहता है कि मेरे छोटे दोस्त प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला। ये कहते हुए मुयान उसे टच करने की भी कोशिश करता है जहाँ पर मूनलाइट फॉक्स ने तो गुस्से के साथ उसके हाथ पर चक्की काट ली थी। मुयान का हाथ थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया। दूसरी तरफ मुयान उसे शांत कराते हुए कहता है कि मेरे नन्हे दोस्त मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, तुम अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर हो और इस खतरनाक आइलैंड पर सरवाइव करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, बिल्कुल मेरी तरह। अगर हम दोनों अकेले अकेले सरवाइव करते रहे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों ही इस आइलैंड से बाहर चले जाएंगे। मूनलाइट फॉक्स तो यहाँ पर मुयान की ये अच्छाई देखकर थोड़ा सा शांत हो गई थी और उसने अब झटपटाना बंद कर दिया। मुयान भी उसे सिल्क से आजाद करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ तो आज के बाद हमें कभी भी अकेले फाइट नहीं करनी होगी। मूनलाइट फॉक्स भी यहाँ पर काफी अच्छे से रिएक्ट करती है, यानी कि वो मुयान की सोल
पेट बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि मुयान ने एक बार फिर से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मुयान तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया और वो इस मूनलाइट फॉक्स को काफी अच्छे से प्यार भी करता है। साथ ही साथ वो कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारा कोई नाम रखना चाहिए, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो और तुम्हारी आंखों की ये प्यारी चमक, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा नाम मूजी रखना चाहिए। मूजी नाम तो मूनलाइट फॉक्स को भी काफी ज्यादा पसंद आया और ये दोनों इसी तरह खुशी खुशी वहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद हम लोगों को अगले कुछ दिनों की कहानी के बारे में बताया जाता है, जहाँ मुयान के पास जितने भी सोल क्रिस्टल थे वो उसने मूजी को खिला दिए, जिसकी वजह से मूजी भी धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होते हुए एक लेवल 6 की सोल बीस्ट बन गई। मुयान जितना हो सके मूजी के बारे में समझने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे आने वाली फाइट में अगर मुयान को मूजी की सारी एबिलिटीज के बारे में मालूम होगा तभी वो उस फाइट को जीत सकता था। इसी बारे में मूजी पर मुयान ने एक बुक भी लिखी थी जिसमें वो उसकी सारी एबिलिटीज को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर एक रात घूमते हुए अचानक मुयान को एक एलेक्सर दिखाई दिया, जिसे इससे पहले कि मुयान हासिल कर पाता तभी अचानक वहाँ पर बदकिस्मती से मोटू शेंगमू आ गया था, जो खुद भी उस एलेक्सर को लेने की फिराक में था। इसलिए वो यहाँ पर मुयान को देखकर कहता है कि तुम तो वही चुंग फैमिली के कीड़े हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, वो भी इस तरह का बेकार सोल पेट लेकर। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पास मैड वुल्फ है, जो कि एक लेवल 8 का एग्रेसिव सोल पेट हो सकता है। मुयान को अभी इस बात की जरा परवाह नहीं थी। वो सोच रहा था कि अगर अभी मैंने शेंगमू को नहीं हराया तो आने वाले कंपटीशन में तो वो वैसे भी हमारी हालत खराब कर देगा, इसलिए उसे रिस्क लेना ही था। वो कॉन्फिडेंट होते हुए शेंगमू से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन शेंगमू को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बल्कि उल्टा वो अपने मैड वुल्फ को हुक्म देते हुए यहाँ मूजी पर अटैक करवाना शुरू कर देता है, जहाँ मूजी उसके हर एक हमले से खुद को बचाते हुए उसे डॉज कर रही थी। मुयान यहाँ पर मूजी को हुक्म देते हुए कहता है कि फौरन अपने शैडो टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो, जो सुनकर मूजी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो इस टेक्निक की वजह से टेलीपोर्ट होकर हर एक हमले को डॉज करते हुए साइड पर हट जाती है। ये देखकर शेंगमू हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ डॉज करने के अलावा लगता है कुछ नहीं आता, वैसे भी ये एक छोटी सी फॉक्स है, इसके पंजे मेरे मैड वुल्फ का क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे मैड वुल्फ का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर मुयान जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम अपने मैड वुल्फ की चिल्लाने की आवाजें सुनना चाहते हो। ये कहते साथ ही उसने मूजी को हुक्म दे दिया कि जाओ और अटैक करो। मूजी भी मुयान की ये बात सुनकर फौरन तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए मैड वुल्फ के ऊपर आ गई, जहाँ पर वो अपने पंजे का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी बुरी चोट लगा देती है। इस अटैक की वजह से मैड वुल्फ को काफी ज्यादा दर्द हुआ, जबकि शेंगमू भी हैरान होते हुए कहता है कि मेरा मैड वुल्फ तो एक लेवल 6 का बीस्ट है, आखिर ये मामूली फॉक्स मेरे मैड वुल्फ को अपने पंजों से घायल कैसे कर सकती है। ये सब कहते हुए शेंगमू को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने मैड वुल्फ को एक बार फिर से मूजी पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भेज देता है, जहाँ पर मूजी ने एक बार फिर से अपनी क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे हिट करके पीछे हटा दिया। शेंगमू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुयान यहाँ पर हंसते हुए मूजी से कहता है कि चलो इन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाओ, जो सुनकर मूजी अपने रियल फॉर्म में आ गई। मूजी को इस फॉर्म में देखकर तो शेंगमू काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो कहता है कि ये तो एक लेवल 9 की मूनलाइट फॉक्स है, आखिर इस मुयान को इस तरह की बीस्ट मिली कहाँ से। मुझे अभी के अभी इस मुयान का किस्सा यहीं पर खत्म करना होगा, वरना आने वाले कंपटीशन में ये मुझे सब लोगों के सामने बेइज्जत कर देगा। ये सब कहते हुए शेंगमू गुस्सा होकर अपने बीस्ट को आगे की तरफ भेजते हुए यहाँ मूजी पर अटैक करवाना शुरू कर देता है, जहाँ पर मूजी लगातार अपने शैडो टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से तो उसे एक भी अटैक हिट नहीं हो पा रहा था। ये सब देखकर शेंगमू गुस्सा होते हुए अपने मैड वुल्फ से कहता है कि अपना ब्लड लास्ट एक्टिवेट कर लो, जो सुनकर अचानक ही यहाँ मैड वुल्फ की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई थी, जिसे देखकर तो मुयान भी कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैड वुल्फ अपने ब्लड लास्ट को एक्टिवेट करने के बाद काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, अब मूजी को जरा और ज्यादा संभल कर रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ब्लड लास्ट को एक्टिवेट करने की वजह से मैड वुल्फ की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मूजी को हिट करने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुयान उसे हुक्म देते हुए कहता है कि शैडो टेलीपोर्टेशन टेक्निक को एक्टिवेट करो, जो सुनकर मूजी उसे एक्टिवेट करते हुए दूर हट गई। और दूसरी तरफ शेंगमू यहाँ पर अपने मैड वुल्फ से कहता है कि इस फॉक्स को सांस मत लेने दो, जो सुनकर वो मैड वुल्फ ऐसा ही करता रहा। वो लगातार मूजी पर अटैक्स करता जा रहा था, जहाँ मुयान मूजी से कहता है कि दूरी बनाकर रखो जब तक मैं कुछ सोच नहीं लेता, जो सुनकर मूजी भी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए एक दरख्त के ऊपर चढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ शेंगमू अब गुस्सा होते हुए मूजी से कहता है कि अगर तुम अभी के अभी नीचे नहीं आई तो मेरा मैड वुल्फ तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मालिक मुयान पर हमला करेगा, जो सुनकर तो मूजी को मजबूरन नीचे आना पड़ा। अब वो भाग नहीं सकती थी, बल्कि वो सामने से मैड वुल्फ का मुकाबला करने की कोशिश करती है, जहाँ मैड वुल्फ उस पर भारी पड़ने लगा। ये देखकर तो मुयान भी मूजी की जान बचाने के लिए अपना डैगर निकालकर आगे की तरफ बढ़ते हुए मैड वुल्फ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैड वुल्फ ने फौरन जंप करते उसके हाथ को जकड़ लिया। मूजी की हालत तो ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ मैड वुल्फ यहाँ पर मुयान की भी जान लेने वाला था। ये सब देखकर शेंगमू बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, मूजी अपनी जगह पर खड़ी नहीं हो पा रही, जबकि उसे मुयान की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक यहाँ पर चांदनी रोशनी मूजी की बॉडी पर पड़ना शुरू
हो गई, जिसकी वजह से मूजी की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी अनलीश हो जाती है। उसकी बॉडी पर लगा हुआ हर एक जख्म खुद ब खुद ही हील हो गया, जो देखकर मोयान या फिर शेंगवू दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि अब मूजी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और वो दिखने में अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही है। उसकी आंखों से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने डबल किल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते फौरन उस मैड वुल्फ को वहीं पर जान से मार डालती है। यहाँ चूंकि शेंगवू का सोल पपेट मारा गया, इसलिए उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर किसी भी इंसान की बॉडी में एक नाइटमेयर हो और उस आदमी की कल्टीवेशन कमजोर हो जाए तो वो नाइटमेयर उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि शेंगवू की बॉडी में भी एक ग्रीन कलर का नाइटमेयर था जो कि बाहर आते उसकी बॉडी को जलाकर राख कर चुका। मोयान तो ये सब देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द खुद को ताकतवर करना होगा, क्योंकि अगर मैं ताकतवर ना हुआ तो मेरा भी बिल्कुल शेंगवू जैसा हाल होगा, क्योंकि मेरी बॉडी में भी एक व्हाइट नाइटमेयर है। यहाँ ये सब कहने के बाद मोयान अपने सामने मौजूद उस मैड वुल्फ की बॉडी से उसका सोल क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है, जिसे लेने के बाद ये दोनों अभी वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक मोयान के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा और वो परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल अचानक ही हो रहा, आखिर व्हाइट नाइटमेयर इतनी जल्दी एक्टिवेट कैसे हो गया। इस नाइटमेयर एक्टिवेशन की वजह से मोयान को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, साथ ही साथ मूजी चूंकि अब मोयान से कनेक्टेड है इसलिए वो भी दर्द में है। जबकि दूसरी तरफ व्हाइट नाइटमेयर यहाँ मोयान की बॉडी से बाहर आकर उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जो देखकर मोयान चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने नाइटमेयर, क्या तू बेवकूफ है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? अगर तू मुझे कल्टीवेशन ही नहीं करने देगा तो मैं तुझे सोल पावर्स कैसे खिलाऊंगा? जिस पर उस व्हाइट नाइटमेयर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार यहाँ पर मोयान की सोल पावर एब्जॉर्ब करता रहा। जैसे उसकी भूख मिट गई वो वापस से मोयान की बॉडी के अंदर चला जाता है। मोयान भी वापस से होश संभालते हुए कहता है कि इस कमीने ने तो मेरी 80% सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, मुझे जल्द से जल्द खुद को रिकवर करना होगा। दूसरी तरफ मूजी को भी यहाँ मोयान दर्द में देखकर फौरन उसके पास चला जाता है, क्योंकि पिछली फाइट में उसे थोड़ी बहुत इंजरीज हो चुकी थी। मोयान यहाँ पर मूजी के जख्मों पर मरहम लगाने के बाद उसे वापस से सोल सी के अंदर भेज देता है ताकि वो रेस्ट कर सके, जबकि वो खुद भी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। नेक्स्ट डे हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर काउ का सर्वेंट फौरन भागता भागता उनके पास आकर उन्हें बताता है कि हमें जंगल में शेंगवू की लाश मिली है, जो जानकर तो मिस्टर काउ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे शेंगवू काफी पसंद आया था। उसे लगता था कि शेंगवू में टैलेंट है। वो अपने सर्वेंट को डांटते हुए कहता है कि आखिर शेंगवू को किसने जान से मारा, जिस पर सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि कल तो सब लोग अपने कैंप्स में थे, मैं नहीं जानता कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया होगा। मिस्टर काउ यहाँ पर हुक्म देते हुए कहता है कि ठीक है, सब बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करो। जो सुनकर वो सर्वेंट ऐसे ही करने के लिए वहाँ से रवाना हो गया, जबकि मिस्टर काउ अपने मन में कह रहा था कि बहुत अफसोस की बात है, मुझे शेंगवू में टैलेंट दिखा था, मुझे लगा था कि अगर मैं उसे डीमन पैलेस भेज दूं तो शायद मुझे कुछ इनामात मिलेंगे, लेकिन अब मेरे सारा किया किराया दरिया रह गया। दूसरी तरफ सब बच्चों को इकट्ठा करने के बाद मिस्टर काउ उन लोगों से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर कल रात शेंगवू को किसने जान से मारा। जो सुनकर तो सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि शेंगवू के पास तो एक लेवल 8 का मैड वुल्फ था ना, फिर आखिर उसे कौन जान से मार सकता है। जबकि मिस टेंगियो तो मुयान की रूममेट है, इसलिए वो समझ गई थी कि जरूर ये मुयान नहीं किया होगा, क्योंकि कल रात वो जख्मी हालत में रूम में आया था। दूसरी तरफ मिस्टर काउ को चूंकि इतना जरा गुस्सा था, इसलिए वो यहाँ पर इन लोगों को माफ नहीं करता, बल्कि वो इनसे कहता है चूंकि तुम लोगों ने यहाँ के रूल्स तोड़े और मेरी इजाजत के बगैर एक दूसरे की जान ली, इसलिए तुम लोगों का कल के कल ही कंपटीशन होगा, जिसमें से सिर्फ 10 लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी तुम लोग आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे की जान लोगे। ये सुनकर मोयान थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि मूजी अभी बुरी कंडीशन में, उसकी पुरानी इंजरीज भी अभी तक हील नहीं हुई। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोयान शांति के साथ सो रहा था। टेंगिया धीरे धीरे से मोयान के पास आने की कोशिश करती है, तभी अचानक मोयान फौरन से जाग गया। जहाँ इससे पहले कि वो टेंगिया पर हमला कर पाता, टेंगिया कहती है कि रुक जाओ, ये मैं हूँ, मुझे पढ़ाई करने के लिए सोल बीज की बुक चाहिए थी। जो सुनकर मोयान वो बुक लेकर यहाँ टेंगिया को दे देता है। दूसरी तरफ टेंगिया मोयान से कहती है कि तुम काफी जरा डरावने हो, जिस पर मोयान जवाब देते हुए कहता है कि तुम ही बताओ आखिर इस आइलैंड में ऐसी क्या चीज है जो कि डरावनी नहीं। यहाँ पर हम सब लोग ही एक दूसरे की जान लेने के लिए आए हुए हैं, तुम्हें होशियार और ताकतवर होना ही होगा, तभी तुम यहाँ पर सरवाइव कर सकती हो। जिस पर टेंगिया यहाँ पर मोयान से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने ही शेंगवू को जान से मारा है और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी था, लेकिन शेंगवू से भी ज्यादा 2 ताकतवर और इंसान है, जिनमें से पहला है फेंगू और दूसरा है जी किंग। अब चूंकि शेंगवू तुम्हारे रास्ते से हट चुका है तो तुम्हारे अगले दोनों टारगेट यही होने चाहिए, वरना ये तुम्हें हराकर आगे निकलने की कोशिश करेंगे। जिस पर मोयान जवाब देते हुए कहता है कि रात काफी हो गई और कल के दिन हमें फाइट भी करनी है, इसलिए शांति के साथ सो जाओ। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे यहाँ कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट इन लोगों को कंपटीशन के रूल समझा रहा था। वो बताता है कि तुम टोटल 40 लोग हो, हमने 40 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 20-20 लोग हर एक ग्रुप में, जिसका मतलब ये है कि तुम में से हर एक 2 डिसाइपल को आपस में फाइट करनी होगी और तुम 20 में से सिर्फ 10 ही जीत कर
कर आगे आएंगे। ऐसा करने की वजह से दोनों ही ग्रुप से 10-10 मेंबर जीत कर आगे आएंगे और उन 10-10 जीते हुए मेंबर्स की आपस में फाइट कराई जाएगी। जिन 20 में से जो भी 10 क्वालिफाई करेंगे वही होंगे सर्वाइवर्स और बाकी सब यहाँ पर जान से मारे जाएंगे। ये सुनकर मोयान परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे की कंडीशन पहले ही ठीक नहीं और मुझे यहाँ पर 2 फाइट्स लड़नी होगी, दोनों को जीतना भी होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे को ज्यादा फाइट ना करने दूं। दूसरी तरफ मिस्टर काउ भी यहाँ पर मौजूद इन बच्चों को और ज्यादा डराते हुए कहता है कि ये तुम लोगों के पास सरवाइव करने का आखिरी मौका होगा, इसलिए अपने दुश्मन पर रहम मत करना, अगर हो सके तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, तभी तुम लोग जिंदा रह पाओगे। जो सारी बातें सुनकर बहुत सारे बच्चे तो सहम गए थे, जबकि एक बच्चा बेकाबू होते हुए कहता है कि मुझे ये नहीं होगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो बच्चा डर के मारे यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी अचानक मिस्टर काउ ने अपने फेयर वुल्फ को बाहर निकाल लिया, जो कि तेजी के साथ जाते हुए उस बच्चे की जान ले लेता है। ये फेयर वुल्फ दिखने में काफी जरा खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर तो बाकी बच्चे काफी जरा घबरा चुके थे। उन्हें एक बात तो समझ आ चुकी थी कि यहाँ पर फाइट करके जीतने के अलावा हम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर मौजूद आधे बच्चे तो डरे हुए थे और आधों को गुस्सा रहा था, लेकिन एक था जिसका नाम है जी किंग, वो बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट कर रहा है। वो अपने डैगर के साथ खेलते हुए कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ मिस्टर काउ बाकी के सब बच्चों से कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जबकि साथ ही साथ वो जी किंग से कहते हैं कि तुम्हें जिस डिसाइपल के साथ फाइट करनी थी वो तो मारा गया, इसका मतलब तुम पहली फाइट को बिना लड़े ही जीत गए। लेकिन जी किंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उदास होते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, उस लड़के को मेरे हाथ से मरना चाहिए था, बजाय कि उस डेविल के हाथ से वो मर गया। अगर मैं उसका गला काटता तो यकीनन वो ज्यादा खुश होता। मुयान ये बात समझ गया था कि जी किंग एक पूरी तरीके से साइकोपाथ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर काउ ने यहाँ पर बाकी के कंपटीशन को शुरू करवा दिया, जहाँ पर 1 वर्सेस 1 की फाइट होने लगी। इस कंपटीशन के दौरान हमें और भी कई तरह के सोल बीस्ट को देखने को मिला, जबकि आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ पर मोयान की फाइट का वक्त भी आ चुका था, जिसकी फाइट एक लड़की के साथ होने वाली है। इस फाइट के दौरान वो लड़की मोयान से कह रही थी कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन आज देखना होगा कि तुम सच में उतने ताकतवर हो भी या नहीं। ये सब कहते हुए वो लड़की यहाँ पर मोयान के साथ चालाकी करते हुए अपने पास से एक पॉइजनियस हर्ब निकाल चुकी थी। इससे पहले कि वो उससे मोयान पर थ्रो कर पाती, मोयान ने फौरन अपने डैगर को निकालते हुए तेजी के साथ उस लड़की के हाथ पर थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से उस पॉइजनियस हर्ब का जितना भी पॉइजन था वो उस लड़की के हाथ में चला जाता है और इस लड़की की यहीं पर मौत हो गई। मिस्टर काउ भी काफी जरा एक्साइटमेंट के साथ ये मैच देख रहा था, क्योंकि मोयान को तो जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने फर्स्ट राउंड को जीतने के लिए। बाकी के सब लोग भी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि मोयान तो वाकई में काफी जरा शातिर निकला, वो पहले से ही नजर रखे हुए था कि वो लड़की क्या कर रही है। अगर इस लड़की ने अपने पॉइजनियस हर्ब का इस्तेमाल कर लिया होता तो उसके बाद मोयान का हारना तय था, लेकिन मोयान ने अपनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए पहले उस लड़की को उसी की जाल में फंसा दिया। दूसरी तरफ मिस्टर काउ तो मोयान को मरवाना चाहता है, इसलिए वो अपने सर्वेंट को बुलाकर उसके कान में बोलता है कि मोयान की अगली फाइट जी किंग के साथ करवा दो, क्योंकि जी किंग काफी जरा खतरनाक है और जी किंग मोयान को जान से मार डालेगा। असल में मिस्टर काउ ने यंग फैमिली से कुछ पैसे लिए थे कि वो मोयान की जान लेगा, जिसके लिए वो ये सब करने का सोचता है। दूसरी तरफ सर्वेंट ने भी मिस्टर काउ की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने अगली फाइट मोयान की यहाँ पर जी किंग के साथ फिक्स करा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कंपटीशन आगे की तरफ बढ़ता रहा और यहाँ पर बारी बारी करके कई सारे डिसाइपल्स जान से मारे गए। देखते ही देखते कई सारे कॉम्पिटिशन्स के बाद आखिरकार यहाँ पर टोटल 11 ही बच्चे जिंदा बचे थे। लेकिन जैसा कि अब हमें मालूम है कि एक और इंसान को भी मरना होगा, सिर्फ 10 लोग ही यहाँ से सरवाइव करके जिंदा निकल सकते हैं और ये आखिरी फाइट किसी और की नहीं बल्कि मोयान और जी किंग के होने वाली थी। जिन दोनों में से जो भी मरेगा उसके बाद बाकी के 10 के 10 वॉरियर यहाँ से सरवाइव करके निकल सकते हैं। जी किंग को तो खुद पर कुछ जरा ही भरोसा था, वो यहाँ मोयान पर हंसते हुए कहता है कि तुम तो वही नाइटमेयर वाले लड़के हो ना, जिसके पास एक लेवल 6 की मूनलाइट फॉक्स भी है। लगता है कि तुम्हारे जीने का वक्त पूरा हो चुका है। मोयान भी अपने मन में सीरियस होते हुए सोच रहा था कि मुझे इस फाइट को हर हाल में जीतना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर काउ ने भी लाइफ एंड डेथ की इस फाइनल राउंड को शुरू करवा दिया, जो सुनते साथ ही मोयान और जी किंग दोनों ही अपने सोल पैड्स को बाहर निकाल चुके। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जी किंग ने यहाँ पर चालाकी करते हुए अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए मोयान पर हमला भी कर दिया था, लेकिन मोयान उसे हिट करते हुए साइड पर हटा चुका। जी किंग हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरा डैगर मेरे हाथ से छूट गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जी किंग का जो सोल पपेट था वो एक स्केली सरपेंट है। स्केली सरपेंट अपने पॉइजन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जी किंग उसे हुक्म देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और इस फॉक्स को जकड़ लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूसी भी बिना वक्त जाया करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए यहाँ स्केली सरपेंट पर अटैक कर देती है, जहाँ पर उसके पंजों का स्केली सरपेंट पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। स्केली सरपेंट उल्टा उसे फॉलो करते हुए उसके आसपास गोल गोल घूमते उसे जकड़ने की कोशिश करने वाला था, जो देखकर मोयान यहाँ मूसी को जंप करने के लिए बोलता है। मूसी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हुए आखिरकार अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ आ गई, लेकिन दूसरी तरफ जी किंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये मामूली सी फॉक्स मेरे सरपेंट को हरा पाएगी, जिस पर तो मोयान कोई जवाब
नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी किंग ने अपने सरपेंट को पॉइजन थ्रो करने का हुक्म दे दिया था और वो लगातार यहाँ मूजी पर पॉइजन थ्रो कर रहा था, जिसमें से थोड़ा सा पॉइजन मूजी की टेल पर लग भी जाता है। मुयान ये देखकर अपने मन में परेशान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि सरपेंट का पॉइजन काफी ज्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूजी एक बार फिर से खुद को रेडी कर लेती है, जहाँ पर मुयान ने उसे सीक्रेट अटैक चलने के लिए बोल दिया था। मूजी अपने सीक्रेट अटैक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ सरपेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, जहाँ पर वो अपने शैडो टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से सरपेंट के पीछे आ जाती है और पीछे आने के बाद वो फौरन से अपने क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सरपेंट पर हमला भी कर देती है, लेकिन यहाँ पर उस क्लॉ के अटैक का कोई भी सरपेंट पर असर नहीं हुआ, जो देखकर जी किंग हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों की इस मामूली ट्रिक का मेरी स्किली सरपेंट पर असर नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि वो स्किली सरपेंट लगातार मूजी पर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें मूजी साइड पर हटते हुए डॉज करती है। मुयान परेशान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि आखिर हम इसको कैसे हराए। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि मूजी के दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो फौरन अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जी किंग पर हमला कर चुका, जो देखकर वो स्किली सरपेंट अपने मालिक को बचाने के लिए फौरन उसके आसपास घूम जाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और मुचिन की यही तो चाल थी। वो यहाँ पर मूजी को हुक्म देते हुए कहता है कि यही मौका है, आगे बढ़ो, क्योंकि इस वक्त वो सरपेंट अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा। मूजी भी इस मौके का फायदा उठाते हुए मूनलाइट स्प्लैश का इस्तेमाल करते हुए कई सारे हमलों से उस सरपेंट पर अटैक कर चुकी थी, जिन हमलों की वजह से मूजी बहुत वीक हो चुकी थी। उसके पैरों ने कांपना शुरू कर दिया था और उस पर पॉइजन का भी धीरे धीरे असर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उस स्केली सरपेंट की बॉडी इतनी ज्यादा सख्त थी कि उस पर एक भी स्ट्राइक का असर नहीं हुआ था। बाहर की तरफ मौजूद ऑडियंस में से एक लड़की यहाँ पर टेंगियो से कहती है कि तुम्हारा रूममेट तो हारने वाला है, क्योंकि तुम देख पा रही हो कि उसका बीस्ट कितना ज्यादा कमजोर हो गया। जिस पर टेंगियो जवाब देते हुए कहती है कि तुम नहीं जानती कि मुयान क्या कर सकता है, इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत करो। जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में मुयान के लिए प्रे करते हुए कह रही थी कि मुयान तुम्हें जीतना ही होगा। ये सुनकर साथ मौजूद वो लड़की कहती है कि लगता है तुम्हें मुयान से प्यार हो गया, इसलिए तुम ये बहकी बहकी बातें कर रही हो, वरना सब लोग देख पा रहे हैं कि मुयान यहाँ पर हार जाएगा। नीचे की तरफ जी किंग भी हंसते हुए मुयान से यही कह रहा था कि तुम्हारी ये फॉक्स तो मेरे स्नेक का डिफेंस पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, तो क्यों ना अब मैं तुम्हारी इस फॉक्स को जान से मार डालूं, एटलीस्ट मेरे स्नेक का पेट तो भर जाएगा। जो सब कहते हुए जी किंग ने हंसते हुए यहाँ पर अपने स्केली सरपेंट से कहा कि अपनी इवल बाइट टेक्निक का इस्तेमाल करो। जो सुनते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि उस स्केली सरपेंट की एनर्जी बदल गई थी और एक पिंक कलर का औरा से चारों तरफ से घेर चुका था। मुयान भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को ये बात मालूम थी कि अगर स्केली सरपेंट ने अपनी इवल बाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया तो उसकी बॉडी में कितना सारा पॉइजन आ जाता है। इस टेक्निक से तो कोई भी सोल पेट नहीं बच सकता। सब लोगों को लग रहा था कि अब तो मूजी जान से मारी जाएगी, जबकि दूसरी तरफ मुयान को मूजी पर पूरा भरोसा था। वो मूजी से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें आखिरी दफा मेरे लिए ये करना होगा, इस रिस्क को उठाए बगैर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो सुनकर मूजी भी बिना अपनी जगह से हिले हुए अपनी मूनलाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर तो सब लोग हैरान हो गए कि आखिर ये मूजी कर क्या रही है। उसकी तरफ इतना जरा खतरनाक सरपेंट बढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से मूव करते उस अटैक को डॉज करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वो पागलों की तरह अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए खुद ही यहाँ स्केली सरपेंट के मुंह के अंदर घुस गई। जो देखकर तो जी किंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे फॉक्स को तो मरने की कुछ जरा ही जल्दी थी, लेकिन दूसरी तरफ मुयान को उस पर पूरा भरोसा था। वो यहाँ पर कहता है कि चलो अपने मूनलाइट सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करो, जिसकी वजह से तो उस सरपेंट को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये देखकर तो जी किंग की भी सारी की सारी हंसी हवा में उड़ जाती है। बाकी के सब लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर ये मूजी और मुयान कर क्या रहे हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस सरपेंट की बॉडी के अंदर से कई सारे स्लैश लग गए और ये किसी और ने नहीं बल्कि मूजी ने किए थे। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि स्केली सरपेंट की बाहर की बॉडी काफी ज्यादा सख्त थी, इसलिए मुयान के प्लान के मुताबिक मूजी उसकी बॉडी के अंदर चली गई और अंदर से बॉडी नरम थी, इसलिए उसने स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसको अंदर से ही काट डाला। ऐसा करने के बाद वो आसानी के साथ उस सरपेंट को जान से मारकर कूल तरीके से निकलकर बाहर आ जाती है, जो देखकर तो सब लोगों की आंखें पटी की पटी ही रह गई। जी किंग को तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि वो किसी भी नाइटमेयर के हाथों खुद को डिवोर नहीं करेगा, बल्कि वो उल्टा ही शर्मिंदगी से बचने के लिए वहाँ पर मौजूद डैगर को उठाकर खुद ही अपना गला काट लेता है, क्योंकि उसको यही मौत मंजूर थी। मुयान यहाँ पर जी किंग को देखते हुए बोलता है कि ये पूरी तरीके से पागल हो चुका था। मुयान को उसकी जरा सी परवाह नहीं, बल्कि वो मूजी को वापस से अपने सोल स्पेस में बेच चुका। साथ ही साथ वो अपना डैगर उठाकर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन पीछे की तरफ मिस्टर काओ गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके कहता है कि मैं समझ गया, तुम ही हो वो इंसान जिसने उस रात शेंगमू को जान से मारा था और तुमने साथ ही साथ मुझसे झूठ भी बोला, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सब बोलते हुए मिस्टर काओ अपने फेयरवुल्फ को लेकर फोनो से अरीना में जंप कर देता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे मुयान के पास आकर उसे तकलीफ
जा रहा था। मुझे जो कि मोयान के इस वक्त सोल स्पेस में थे उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बाहर की तरफ आते हुए मिस्टर काउस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन मोयान उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम बाहर नहीं आ सकती वरना ये तुम्हें जान से मार डालेगा। मोयान जितना हो सके मूजी को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मूजी को मोयान की परवाह थी, इसलिए उसकी बेशक जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो बाहर आकर मोयान को प्रोटेक्ट करना चाहती है। यहाँ इससे पहले कि मिस्टर काउ मोयान को जान से मार पाता या फिर मूजी बाहर निकल पाती, तभी अचानक हम लोगों को यहाँ पर मिस्टर जिया की आवाज आ गई, जो कि मिस्टर काउ को याद दिलाते हुए कहता है कि फिलहाल इस लड़की की बॉडी में मेरा व्हाइट नाइटमेयर है और तुम इस वक्त इस लड़के को जान से नहीं मार सकते, क्योंकि मेरी व्हाइट नाइटमेयर को होल्ड करना किसी की भी बस की बात नहीं और ये लड़का उसे कुछ वक्त और अपने पास रखकर और ज्यादा ताकतवर कर सकता है। मास्टर जिया के हुक्म की वजह से मिस्टर काउ को मजबूरन मोयान को जिंदा छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ वो यहाँ पर कहता है कि मोयान का रूममेट कौन है, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर तो टेंगिया फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए मोयान को अपने कंधे पर लेकर वहाँ से रवाना कर लेती है, लेकिन मोयान जाने से पहले काफी जरा गुस्से में था। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोयान मोसी के साथ बातें करते हुए कह रहा था कि मैं जल्दी इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। साथ ही सर वो मोसी से कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मिस्टर काउ पर काफी जरा गुस्सा आ रहा है, मेरे भी दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा नफरत है। हम उससे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि आज के दिन जो कुछ भी हुआ वो मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। जिस पर तुम मुझे भी चांद की तरफ देखते हुए हाउल करती है और अचानक ही हम देखते हैं कि उसका लेवल एक बार फिर से ब्रेक थ्रू हो गया। ये देखकर मोयान काफी जरा खुश हो जाता है और चूंकि उसने मैड वुल्फ को जब जान से मारा था तो उसे एक सोल क्रिस्टल मिला था। मोयान इस वक्त उस क्रिस्टल को यहाँ पर बाहर निकालते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करता है, जहाँ इस सोल क्रिस्टल को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करने की वजह से अचानक ही हम देखते हैं कि मूजी के पंजे पहले से लंबे हो गए। साथ ही साथ उसकी बॉडी में और भी थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके थे, जिसकी वजह से अब वो एक चार्मिंग मून फॉक्स बन चुकी थी। ये देखकर तो मोयान खुश होते हुए कहता है कि तुम एक म्यूटेटेड फॉक्स हो, ये काफी जरा कमाल की बात है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम पर मेहनत करूँ तो तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट बन सकते हो। ये सब कहते हुए मोयान काफी जरा खुश होते हुए यहाँ पर मूजी को लगातार प्यार करता रहा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मिस्टर काउ पर आ गया, जिससे बेशक मोयान को मिस्टर जिया के कहने पर जिंदा तो छोड़ दिया था, लेकिन उसे अभी भी इस बात का अफसोस हो रहा था और वो गुस्से में कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, यंग फैमिली मुझसे चाहती है कि मैं मोयान को जान से मार डालूं, मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना होगा। ये सब सोचने के बाद वो अपने सर्वेंट को वहाँ पर बुला लेता है, जिसके साथ वो एक बार फिर से अपने कोई शैतानी प्लान को डिस्कस कर रहा था और यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों ये सीरीज आगे बढ़कर और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि मुझे में काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो खुद को और ज्यादा ताकतवर कर सके, जबकि साथ ही साथ मोयान के पास भी व्हाइट नाइटमेयर है। एक टाइम आएगा जब वो सोल मास्टर बन जाएगा और उसके बाद वो इस नाइटमेयर पर काबू करते हुए खुद भी एक डीमन की तरह ट्रांसफॉर्म होकर फाइट कर सकता है, जो सब देखने में यकीनन बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि